हाँ, तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने अंकेक्षण की सीमाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज अपन अंकेक्षण के सिद्धांत के बारे में विचार विमर्श करेंगे। तो अंकेक्षण के सिद्धांत क्या हैं? बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट कौन कौन से होते हैं और इन सिद्धांतों को अपनाना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अंकेक्षण के सिद्धांत का आशय उन नियमों से है जो अंकेक्षण के व्यवहारिक कार्य को निर्देशित करने के साथ साथ अंकेक्षण के सामान्य स्वरूप को भी निर्धारित करते हैं। ये वे आधारभूत सत्य हैं जो अंकेक्षण के उद्देश्य का बोध कराते हैं और उस तरीके का ज्ञान कराते हैं जिनके द्वारा इन उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। अंकेक्षण का संचालन करने वाले मौलिक सिद्धांतों पर ऐसे 200 मूल अंकेक्षण सिद्धांतों की व्याख्या करता है जो अंकेक्षक के पेशेवर उत्तरदायित्व का संचालन करते हैं तथा जब भी कोई अंकेक्षण किया जाए इनका पालन किया जाना चाहिए। मौलिक सिद्धांतों का पालन विशेष परिस्थितियों के लिए उपयुक्त अंकेक्षण प्रविधियां एवं प्रतिवेदन व्यवहारों के अनुप्रयोग की अपेक्षा करता है। अंकेक्षण सिद्धांत ऐसे आधारभूत सत्य हैं जो अंकेक्षण के उद्देश्य के सूचक हैं। अंकेक्षण के सिद्धांत वह आचरण बताते हैं जिससे कि अंकेक्षण के उद्देश्य पूर्ण हो। अब अंकेक्षण के जो नियंत्रित करने वाले आधारभूत सिद्धांत हैं उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे 200 जारी किया है, उसमें उन आधारभूत सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया है जिनका पालन परिस्थितियों के अनुसार अंकेक्षण प्रक्रिया में और रिपोर्ट तैयार करते समय करना चाहिए। ऐसे आधारभूत सिद्धांत अपन डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता और गोपनीयता, जिसको बोलते हैं इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। अंकेक्षक को अपने पेशे के प्रति ईमानदार, निष्ठावान और निष्पक्ष होना चाहिए तथा उचित दृष्टिकोण रखते हुए अपनी वस्तुनिष्ठता को दबाव से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। इसके अलावा उसे अपनी कार्य की प्रक्रिया में जो भी सूचनाएं प्राप्त होती है उनके संबंध में न केवल गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए बल्कि जब तक कोई वैधानिक अनिवार्यता न हो तब तक किसी तीसरे पक्षकार को इन सूचनाओं को नहीं बताना चाहिए। दूसरा है चातुर्य एवं दक्षता, स्किल एंड कंप्लीटनेस, नहीं स्किल एंड कॉम्पिटेंस। तो अंकेक्षण एवं उसके फलस्वरूप प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कार्य ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जिन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण, अनुभव एवं दक्षता प्राप्त है। अंकेक्षक को विशेष प्रकार के चातुर्य और दक्षता, जिसमें सामान्य ज्ञान, प्रौद्योगिकी का ज्ञान,
मान्यता प्राप्त प्रशिक्षणों एवं व्यावहारिक अनुभव से जो ज्ञान अर्जित किया है उसका प्रयोग करना चाहिए। अंकेक्षक को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों और मार्गदर्शिताओं मतलब गाइडलाइंस का भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है दूसरों द्वारा किया गया कार्य। अंकेक्षक अपने सहायकों, अन्य अंकेक्षकों या विशेषज्ञों द्वारा किए गए कार्य के प्रति प्रकट की गई अपनी सम्मति के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे कि अपन पिछले लेक्चर में समझा था कि उसको सीमाओं में कि दूसरे द्वारा जो भी प्रमाण पत्र दिए जाते हैं उन पर उसे निर्भर रहना पड़ता है। यही बात यहाँ आती है कि उनके द्वारा किए गए कार्यों पर उसी समय विश्वास करना चाहिए जबकि वह अपनी चतुराई और सावधानी से ये सुनिश्चित कर ले कि किसी भी व्यक्ति ने कोई गलती नहीं की होगी, अर्थात उन पर अविश्वास करने का उसके पास कोई कारण न हो। इसलिए उसे काफ़ी सोच समझकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के प्रति अपनी सम्मति प्रकट करनी चाहिए, अपनी राय देनी चाहिए। यदि वह वैधानिक अंकेक्षक द्वारा किए गए कार्य के प्रति अपनी सम्मति प्रकट करता हो तो उसके प्रतिवेदन में इसका स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए कि किसी वैधानिक अंकेक्षक द्वारा जो कार्य किया गया है उसके प्रति वह सहमत है। अगला बिंदु है प्रलेखन, डॉक्यूमेंटेशन। अंकेक्षक को उन सभी प्रपत्रों को, प्रमाण पत्रों को, विवरण पत्रों को सुरक्षित रखना चाहिए जिनसे ये पता चल सके कि उसने आधारभूत सिद्धांतों का पालन करते हुए अंकेक्षण कार्य किया है, ताकि भविष्य में कभी उस पर कर्तव्य भंग का दोष लगे तो ये साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अगला बिंदु है नियोजन। अंकेक्षक अपना कार्य कुशलतापूर्वक और निश्चित सीमा में कर सके, इसके लिए उसे अपने नियोजन में कुछ बातें, अपनी प्लानिंग करने में कुछ बातें शामिल करनी चाहिए। जैसे ग्राहकों के व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप अपनी अंकेक्षण योजना बनाना, ग्राहकों की लेखांकन प्रणाली, लेखा नीतियों, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना, अंकेक्षण प्रक्रियाओं की सीमाएं, प्रकृति और समय आदि का निश्चय करना, और जो काम कर रहे हैं व्यक्ति ऑडिटिंग का, उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करना। ये ऐसे कार्य हैं जिन्हें अंकेक्षक को समय समय पर योजना का अवलोकन करते हुए करने चाहिए और आवश्यकता अनुसार उनमें संशोधन भी करते रहना चाहिए। अगला बिंदु है अंकेक्षण साक्ष्य। अंकेक्षक को पर्याप्त और उचित अंकेक्षण साक्ष्य एकत्रित कर लेने चाहिए ताकि वह वित्तीय सूचनाओं के बारे में अपनी सहमति बना सके। अगला बिंदु है लेखांकन प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। अंकेक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रबंध द्वारा रखी गई लेखांकन प्रणाली पर्याप्त है एवं उन सभी सूचनाओं का लेखा किया गया है जिनका लेखा किया जाना आवश्यक है। यह आंतरिक नियंत्रण से संभव हो सकता है। अतः अंकेक्षक इस लेखांकन प्रणाली और आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर कार्य प्रारंभ करता है
उसका पर्याप्त अध्ययन कर उसका मूल्यांकन करना अति आवश्यक होता है, ताकि कोई छल कपट गबन आदि न रह जाए। उसके बाद है अंकेक्षण, निष्कर्ष एवं प्रतिवेदन, ऑडिट, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। अंकेक्षक को व्यवसाय के विषय में अपने ज्ञान, अनुभव एवं वित्तीय सूचनाओं का प्रयोग करते हुए अंकेक्षण साक्ष्यों मतलब ऑडिट एविडेंसेज से निकाले गए निष्कर्षों का पुनरावलोकन करते समय कुछ विचार करना होता है। उसे देखना चाहिए कि प्रदान की गई सूचनाएं लेखांकन नीतियों के अनुसार ही हैं। वित्तीय सूचनाएं जो भी नियम, उपनियम या विधान हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और पुस्तकों में प्रकटीकरण की अवधारणा के अनुरूप पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है या नहीं, और वैधानिक रूप से जो सूचनाएं अनिवार्य है उन्हें प्रकट करती है या नहीं करती है। इसके बाद अपन अंकेक्षण मानदंडों की बात करेंगे कि अंकेक्षण मानदंड या अंकेक्षण मानक क्या होते हैं।